गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं न्यू लाइफ के प्लेटफॉर्म से आपका बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग करने जा रहे हैं डिस्कशन उन क्वेश्चंस का जिसमें आप कंफ्यूज हुए थे, जो किसी छोटी वजह से आपसे गड़बड़ हो गया था। और ये पेपर है हमारे पास एफएसटी का। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये हमारे सर हैं, एसपी सिंह सर। और इनकी इच्छा है और बच्चों का हमेशा हित करते हैं कि सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिले। तो इसी प्रोग्राम में आपको ये गिफ्ट दिया गया है। न तो सब लोग ऐसा गिफ्ट देते हैं और ना ही ऐसा मिलता है, पूरा फायदा उठाइए और सारे रैपिड फायर्स और डिस्कशन को ज्वाइन करिए, पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। एफएसटी 13 का पेपर है, ये परसों हुआ था। और ये इसको देखो, पहला वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सिर्फ 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 इसलिए गलत हुआ है क्योंकि ये आपको अभी याद नहीं। मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल है। तो आप लोग जानते हैं कि ये वो चैप्टर है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कम लोग पढ़ते हैं, कम लोग इसको पढ़ाते हैं, इसलिए इजी होते हुए भी आपके लिए पहेली बन जाता है। और एक चीज और भी बताएं आपको, थोड़ा सा चालाक बनिए। ये कॉलम वाले में सारे नहीं भी आते हो तो भी सही हो जाएगा। जैसे मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? तो मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये बी वाला है, तो इसका मतलब है चौथा एलिमिनेट हो। मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल, वो ये डी वाला है। तो इसमें भी डी है, तो अब थर्ड वाला एलिमिनेट हो गया। बनाने वाले ने बहुत ही कायदे से इसको बनाया है, आपसे सब करवा लिए। नहीं, जनरली एक ही से देख करके पूरे कंसर्न मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है एम टाइम्स कप्पा टाइम्स एच होती है। तो इसका ए होगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है। अब एक जो बचा है रिलेटिव परमिटिविटी, वो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? म्यू आर बराबर क्या होता है? ये बी अपॉन एच, ये म्यू होता है, ये म्यू जीरो। तो म्यू अपॉन म्यू जीरो को ही म्यू आर कहते हैं, और बी अपॉन एच की वैल्यू म्यू होती है। एनसीईआरटी खोलिए, कोई भी टेक्स्ट बुक खोलिए, ये सारी डिफिनीशंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और एनसीईआरटी में सफलता पाने के लिए इन सब टाइप की छोटी छोटी चीजें बिल्कुल इनको दिमाग में बैठा लीजिए, सोचने का मौका ना मिले। ये जो 888 महानुभावों ने इसको गलत कर दिया है, उसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस चैप्टर की डिफिनीशन देखी ही नहीं है, अदरवाइज इससे कोई सरल क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ये शिक्षा देता है कि जितनी भी चीजें टर्म्स एंड डिफिनीशंस है वो हमारी टिप पर होनी चाहिए। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 675 लोगों ने गड़बड़ किया है, और इसको पता है नहीं, बहुत ज्यादा कैलकुलस वगैरह से करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने सोल्यूशन में देखा, ये बड़ा सिंपल है। एक कोई आइडियल गैस है और उसकी ये इंटरनल एनर्जी
और प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन दिया है, और ये की पॉइंट है इसका, assume no heat exchange to take place। तो जब किसी प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता तो ये प्रोसेस होता है एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक प्रोसेस में रिलेशन होता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये हम लोग जानते हैं। अब इसमें कैलकुलस नहीं लगाएंगे, एक्चुअली मुझे क्या करना है कि वैल्यू ऑफ गामा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें दो फार्मूले चाहिए, एक U बराबर एन सीवी टी होता है, तो du बराबर एन सीवी dt होता है, और दूसरी चीज CV बराबर R अपॉन गामा माइनस 1 होता है, यह गामा बराबर 1 प्लस R अपॉन CV होगा। ये फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला भी सब लोग जानते हैं। अब देखो इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो du अपॉन dt बराबर a का 0 b, और pv की जगह हम ऐसे लिख देंगे, पहले u बराबर a प्लस b, और pv की जगह nRT, गैस इक्वेशन से pv बराबर nRT। तो du बराबर आ गया b nr dt, और इसको इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करें तो CV की वैल्यू आ गई b r इंटू बी, तो गामा बराबर हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन बी आर, तो R से R कट गया, गामा की हो गई 1 प्लस 1 अपॉन बी, यानी b प्लस 1 अपॉन बी। तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बड़ा सुंदर बनेगा, पीवी की पावर गामा, गामा का मतलब है b प्लस 1 अपॉन बी बराबर कांस्टेंट, और ये सॉरी पहला नहीं दूसरा वाला रिलेशन सही। अब इसको हम चाहें तो डिफरेंशियल कैलकुलस लगा के जैसा किया जाता है बुक्स में वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसको करने की कोई जरूरत नहीं। ये देखिए एक रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर में ये मान लो हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, और इस पर जब हम वर्क W करेंगे तो ये लोअर टेम्परेचर से Q2 हीट लेकर के हायर टेम्परेचर को Q1 तक दे देगा। इतना हम लोगों को रेफ्रिजरेटर के बारे में मालूम। अब यहां पर तुमको मालूम है कि Q1 कितनी होगी, यही तो पूछ रहा है ना, द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हीट डिलीवर्ड टू रूम कितना होगा, हीट डिलीवर्ड टू रूम दैट इज इक्वल टू W प्लस Q2। Q1 हमें निकालना है, तो हमें मालूम है कि Q1 माइनस Q2 बराबर W होता है, तो W बराबर Q1 हीट डिलीवर्ड टू रूम इज W प्लस Q2, और ये आइडियल है, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ये होता है कि केल्विन में लिखना मस्ट होता है, और टेम्परेचर इसमें डिग्री सेल्सियस में दिया गया था, तो ये वैल्यू 273 प्लस T1 और 273 प्लस T2 हो जाएगा। तब Q1 निकाल लेते हैं, Q1 इज इक्वल टू 1 जूल पर जूल निकालना है ईच जूल के लिए, और Q2 हमें चाहिए, Q1 हमें चाहिए, तो यहां से Q1 अपॉन Q2 है, तो Q2 को हम हटा देंगे, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बराबर
यहां से लिख दीजिए Q2 बराबर Q1 273 प्लस T2 अपॉन 273 प्लस T1, ये आ गया। तो 273 प्लस T2 अपॉन 273 प्लस T1। अब यहां से इसको इधर ले आओ या Q1 से तुम डिवाइड कर दो, आसानी से वैल्यू आ जाएगी। तो Q1 हो जाएगा 1 माइनस 273 प्लस T2 अपॉन 273 प्लस T1 और बराबर 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देख लो, चौथा वाला आंसर आ जाएगा। यह एलसीएम ले लो तो नीचे आ जाएगा 273 प्लस T1 और जब ले जाओगे तो 273 प्लस T1 माइनस 273 प्लस T2, तो ये बन जाएगा T1 माइनस T2 इंटू Q बराबर 1। तो Q बराबर 273 प्लस T1 ऊपर और T1 माइनस T2 नीचे, 4 वाला आंसर आ जाएगा। इस पेपर के क्वेश्चन में खास बात यह थी कि क्वेश्चन थोड़े नए थे, आपके देखे हुए नहीं थे। बाकी सारे फॉर्मूले पर ही बेस्ड थे, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन थे, नए थे। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है। अब यहां पर ये ब्लॉक आप चाहते हो कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्किल करे, तो यहां इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? √5 GL कम से कम होनी चाहिए इसकी वैल्यू। ये सब लोग जानते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर आप चाहते हो कि लोएस्ट पॉइंट से इसको कितनी स्पीड दे कि एक पूरा चक्कर करे, तो ये स्पीड √5 GL होनी चाहिए। अब ये स्पीड आएगी कैसे? ये मेरे पास ब्लॉक है M और ये छोटा सा ब्लॉक है M/2, ये U से आ रहा है, इससे टकराएगा, दोनों मिल जाएंगे तो टोटल मास हो जाएगा M प्लस 3M/2 और मान लो इसकी स्पीड v है और ये वाली v स्पीड इसके बराबर होनी चाहिए। अब इन दोनों में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, तो M/2 इंटू यू प्लस 0 बराबर 3M/2 इंटू √5GL। M से M कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, U बराबर √, अब ये 3 बाहर है, 5 नीचे है, अंदर स्क्वायर होके जाएगा, 15 हो जाएगा, 45GL आंसर आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था ये, करने को चाहे जितने लंबे तरीके से करो। चलिए आगे आइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है लेकिन कठिन नहीं है। इसमें मान लो कि इसके अलाउंग मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंशियली, बहुत छोटा अमाउंट है x, इसको कंप्रेस कर दिया, तो ये वाली स्प्रिंग फैल जाएंगी और ये इसका एक्सटेंशन कितना होगा, यही अगर हमने निकालना सीख लिया तो सबसे सिंपल है। तो देखो हमने क्या किया, ऐसे इन दोनों पे परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये बात कि x बहुत ही छोटा है, तो पहली बात है कि ये वाला एंगल भी अभी भी हम अप्रोक्सीमेटली 90 ही मानेंगे। इसको ऐसे समझिए, ये इनिशियल पोजीशन थी और मैंने इसको बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट ऐसे खींचा, तो ये और ये बन गया, तो ये एंगल और ये एंगल थोड़ा सा ये कम होगा, लेकिन बट अगर x इज वेरी स्मॉल तो इसको हम 90 ही मानेंगे और ये वाली दोनों भी पैरेलल मानी जाएंगी तो परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये एक्सटेंशन है। तो इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर करें, ये एंगल 45 मानो, ये x है, तो ये x/√2 हो जाएगा। तो अब पार्टिकल पर 3 फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? एक इस तरफ kx और 2 इस तरफ और इस तरफ kx/√2 और kx/√2
तो टोटल इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 2kx। तो रेस्टोरिंग फोर्स -2kx। तो अब यहां से हमारे पास फोर्स अपॉन मास कितना होगा, -2k/m×x। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k/m और टाइम पीरियड बराबर 2π√m/2k। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर आप समझ गए हैं तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। सपोज ये स्प्रिंग्स हैं और इस बार इस टाइप का फिगर है, ये यहाँ पे मास m है और ये फिक्स है, और ये ईच एंगल 120 डिग्री का है पिछली बार, और सबका फोर्स कांस्टेंट k है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें इसका ऑसिलेशन, तो ये बेटा तुम लोगों का होमवर्क है, इसको करना और कमेंट डाल के आंसर पोस्ट करना, मैं देखूंगा कितने लोगों का सही होता है। At which of the following temperature the value of surface tension of water is minimum? तो ये बहुत ही सिंपल रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, पहले तो हम आपको रिजल्ट बता दें। ये रिजल्ट है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस एंड एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन इज 0। मतलब एट 100 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ वाटर सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा टेम्परेचर 70 है, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर सरफेस टेंशन सबसे कम होगा। अगर कोई ऑप्शन है 80 दिया होता तो वो इससे भी ज्यादा था, उसमें और भी कम हो जाता। अब ये टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन क्यों कम होता है, उसके पीछे सीधी सी बात है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच के जो कोहेसिव फोर्स होता है उसके अट्रैक्शन की वजह से ये सरफेस टेंशन फोर्स डेवलप होता है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो ये फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा और सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। टू आइडेंटिकल, अब यहां पे देखो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू होती है Q डैश बराबर Q1 - 1/k। और कॉपर और एल्युमिनियम दोनों मटेरियल डिफरेंट है, लेकिन दोनों मेटल है, तो K बराबर इंफिनिटी हो जाएगा। तो एल्युमिनियम में भी कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, Q। तो यहाँ माइनस भी होता है, अपोजिट डेवलप होगा, और कॉपर में भी डेवलप होगा -Q। तो इक्वल इन कॉपर आंसर आएगा। हाँ, अगर कोई दो डिफरेंट मटेरियल होते जैसे ग्लास होता है या कुछ और होता जिनके के डिफरेंट होते तो ये सेम नहीं होता, फिर अलग अलग होता। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। पढ़ाते समय बताया जाता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, पार्टिकल है तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसको हम हमेशा लगा सकते हैं, कोई भी प्रोसेस हो, कैसा भी मोशन हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो ना हो, ये हमेशा वैलिड है। बाकी सबकी कंडीशन होती हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तब लगाओगे जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तब लगाओगे जब टोटल फोर्स 0 हो, एंगुलर मोमेंटम तब लगाओगे जब टॉर्क 0 हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तब लगाओगे जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, बाकी सबका वर्डन 0 हो। बट वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा आप लगा सकते हो। इसी तरीके से ये भी बड़ा यूनिवर्सल फैक्ट है, पीवी अपॉन टी। तो आप जानते हो पीवी अपॉन टी क्या होता है, एनआर, और ये होता है यूनिवर्सल गैस लॉ। तो कोई भी प्रोसेस हो और कोई भी स्टेट हो, ये किसी भी स्टेट के लिए हमेशा सही रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, यानी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू बराबर डी यू, एक ये और एक पीवी बराबर एनआरटी, ये दोनों ट्रू हैं हर प्रोसेस के लिए और हर स्टेट के लिए।
तो इसमें बोथ कर दीजिए, आइसोथर्मल के लिए भी सही है, एडियाबेटिक के लिए भी सही। अब देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानिए और धीरे धीरे एक एक स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल पॉइंट्स एट द सेम पोटेंशियल, नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं माइनस dv अपॉन dx बराबर E होता है। तो E भले बराबर हो लेकिन dv बराबर क्या हो जाएगा? माइनस E dx हो जाएगा। तो अगर यहां चलोगे तो इसके पोटेंशियल लगातार गिरता जाएगा, तो सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इक्यू पोटेंशियल सरफेस नहीं है, वो एक अलग है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। नो टू पॉइंट्स कैन हैव सेम पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर अगर चलोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम भी रहेंगे, तो ये भी गलत हो गया। सेम पोटेंशियल वाले भी पॉइंट है। कहते हैं पॉइंट सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस मस्ट हैव द सेम डिफरेंस। तो ऐसा नहीं है। मान लो दो हमने ले लिए, एक हमने ले लिया ये डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ये ले लिया, डिस्टेंस डी मान लो, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच में नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। एक्चुअली डिपेंड करेगा ये किस एंगल पर दोनों ये डिस्टेंस किस तरीके से ओरिएंटेड है। ये सब डिस्टेंस डी है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग आएगा, तो ये भी गलत हो गया। यानी इसका आंसर फोर्थ वाला सही है। सिंपल क्वेश्चन थे थ्योरी के। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन पूरे हुए और मैं आप सब लोगों को सिंह सर की तरफ से अपनी तरफ से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। कमेंट जरूर करें, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए 10 के दम पे हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस मिशन के तहत कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी मिशन के तहत हमारे आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह सर के मुहिम के तहत कितने बच्चों ने 10 के दम में FLT का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी FLT में कितने बच्चों ने कि 10 क्वेश्चन में कितने बच्चों ने गलत किया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, लिखा हुआ है 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन में देखिए 368 बच्चों ने इसको गलत किया हुआ है। क्या किया उन्होंने, देखिए लिखा हुआ है द AsF5 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, द ऑर्बिटल यूज्ड बाई द एज एटम्स ऑफ बॉन्डिंग आर। तो देखिए इन्होंने पूछा है कि AsF5 की बात किया इन्होंने, तो AsF5, तो AsF5 की बात करेंगे हम लोग, तो AsF5 की हम लोग बात करते हैं। तो AsF5 में हम लोग बात करेंगे आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 होते हैं। तो देखिए हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ पे एक F हो जाएगा, दूसरा F यहाँ पे, तीसरा F, चौथा F एंड पाँचवा F। इसका मतलब क्या होता है? इसमें देखिए कितने सिग्मा बाड हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 5 सिग्मा बाड होंगे, 1 2 3 4 5। मतलब क्या होगा आपका 5 सिग्मा बाड होगा। मतलब क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। sp3d की बात की हम लोगों ने, तो पूछा है कि कितने द ऑर्बिटल यूज, कौन कौन से ऑर्बिटल को यूज किया गया है। तो यस की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे यस हो जाएगा। और हम लोग बात करेंगे p के तीनों यूज करेंगे हम लोग, तो px प्लस क्या होगा आपका py प्लस क्या हो जाएगा आपका pz हो जाएगा। और d की बात करेंगे तो d वाला क्या होगा आपका dz² को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए कितने होंगे, यस px py pz, यस px py pz एंड dz² को यूज करेंगे। तो आंसर हमारा होगा क्या? थर्ड ऑप्शन, यस px py pz एंड आपका होगा क्या dz²। ठीक ना। तो देखिए 368 बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था और पेज नंबर आपका दिया हुआ है 11th में 114 पे दिया हुआ आपका है। 11th में 114 पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। तो 368 बच्चों ने यहाँ पे गलत किया था। ठीक ना।
तो आइए हम लोग इसके बात करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या, यस पी एक्स पी वाई पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डी जेड स्क्वायर को हम लोग यूज करते हैं। तो देखो एस एफ 5 की बात करेंगे। अगर हम लोग यहीं पे देखें, एस एफ 6 की बात करते हैं हम लोग हैं, एस एफ 6 की, एस एफ 6 की बात कर ले हम लोग, तब इसमें हम लोग का क्या होगा आपका, इसमें हम लोग कहेंगे यस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्या होगा आपका पी जेड प्लस क्या होगा आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या होगा आपका प्लस डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए एस एफ 6 के लिए होगा यस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर होगा। और एस एफ 5 की बात करेंगे तो क्या होगा आपका यस पी एक्स पी वाई पी जेड और क्या होगा आपका डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इतने 368 बच्चों ने इसको गलत किया था, राइट आंसर इज द थर्ड आंसर। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 54 क्वेश्चन को, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आउट ऑफ फॉलोइंग इज। तो देखो 409 बच्चों ने इस क्वेश्चन को क्या किया, देखो इन्होंने गलत किया था। तो हम लोग जानेंगे कि क्रॉस लिंक पॉलीमर कौन सा होता है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन, नहीं लो डेंसिटी पॉलीथीन नहीं होता है, पीएमए भी नहीं होता है, पीएमसी भी नहीं होता है, पीवीसी नहीं होता है। और मैलामीन की बात करेंगे तो मैलामीन को HCHO के साथ हम रिएक्शन करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, कि जब इसका हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा क्या का पॉलीमर बनेगा। मैलामीन फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं। और यही आपका क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल होता है। किसका होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल हैं। और तो बोलते क्रॉस लिंक पॉलीमर, तो क्रॉस लिंक पॉलीमर की बात करेंगे हम लोग तो मैलामीन हो जाएगा आपका। पेज नंबर आपका दिया हुआ है 12th में नई वाली बुक में 439 पेज पे दिया हुआ आपका है। ठीक ना। तो देखिए क्रॉस लिंक पॉलीमर आउट ऑफ द फॉलोइंग की बात करेंगे तो मैलामीन को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो मैलामीन फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर बनता है, जिसको होता है क्या कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने 409 बच्चों ने इन्होंने गलत किया था, करेक्ट आंसर इज द मैलामीन। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ 52 एसर्शन और रीजन की बात करते हैं। तो दिया हुआ क्या, एसर्शन में ए दिया हुआ क्या, एसर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी अल्कोहल बाय डाइबोरेन। तो हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस की बात करते हैं। तो देखिए हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होगा आपका, देखो डाइबोरेन प्राइमरी एल्कोहल की बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें हम लोग तो RCOOH को हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, या फिर आप ले लेते हैं हम लोग हैं ईथर ले लीजिए, और हम लोग और ले लें हम लोग B2H6 डाइबोरेन, देखो लिखा हुआ है डाइबोरेन, आप लिख B2H6 ले लेंगे। और इसको हम लोग क्या करें, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करें हम लोग हाइड्रोलिसिस H3O+ के साथ। तो हमें क्या बनेगा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस किस में हो जाएगा आपका, यहाँ पे R, यहाँ पे C++O और यहाँ पे OH हो जाएगा आपका। ठीक ना। इन्होंने दिया हुआ तो ये ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी एल्कोहल बाय डाइबोरेन। तो डाइबोरेन क्या करता है, देखो रिड्यूस कर देगा किसको, RCOOH, मतलब किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें एल्कोहल में, किसमें चेंज हो जाएगा आपका एल्कोहल में, किसमें चेंज हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे CO किसमें चेंज हो जाएगा आपका CH2 में चेंज हो जाएगा। तो किसमें चेंज हो जाएगा आपका R, यहाँ पे CH2 कर दीजिए, RCH2, यहाँ पे क्या होगा आपका OH हो जाएगा, मतलब प्राइमरी एल्कोहल, देखो लिखा हो प्राइमरी एल्कोहल, क्या बन जाएगा आपका प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है। यहाँ दिया हुआ क्या डाइबोरेन इज मोर रिएक्टिव देन, लिखा हुआ है यानी ABH4, सही है। तो आपका क्या एसर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है आपका। तो डाइबोरेन इज मोर रिएक्टिव देन यानी ABH4,
ठीक है। तो इसका मतलब बात करें क्या, डाइबोरेन मोर रिएक्टिव होता है NaBH4। हम लोग बात करेंगे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या बोलेंगे, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। देखो सोडियम बोरोहाइड्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, इसीलिए डाइबोरेन इज मोर रिएक्टिव देन NaBH4। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर, जिसको 452 स्टूडेंट ने गलत किया था। और इसके पेज नंबर पे दिया हुआ है, पेज नंबर आपका दिया हुआ है 12th में, देखिएगा आपका 382 पे, किस पे दिया हुआ है आपका 382 पेज पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो 52 में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया आपसे, करेक्ट। तो देखिए हम लोग जानते हैं करेक्ट स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका है, देखिए यहाँ दिया हुआ ICl इज लेस रिएक्टिव देन I2। तो क्या होता है, इंटर हाइलोजन कंपाउंड, क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर हाइलोजन कंपाउंड क्या होता है, ये देखो इज मोर रिएक्टिव देन हाइलोजन। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंटर हाइलोजन कंपाउंड, इंटर हाइलोजन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, ICl इज लेस, लेस नहीं क्या होगा आपका, मोर हो जाएगा, ठीक है। नोबल गैस हैज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, नहीं वेरी हाई नहीं होता है, वेरी हाई नहीं, क्या होगा आपका लो। लो क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वांडर वाल फोर्स लगते हैं, क्या लगते हैं, वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल फोर्स लगता है, इस वजह से क्या होता है, लो हो जाएगा। देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 इज रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं XeF6 की जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका XeO2F2 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्लस का 6 यहाँ पर भी है और प्लस का 6 आपका यहाँ पर भी है, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल नहीं होते हैं। लिखा हुआ है PH3 इज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, PH3 इज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। अगर हम लोग बात करेंगे NH3 की बात करें और हम लोग बात करें PH3 की बात करते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, आपका NH3 का ज़्यादा हो जाता है, किससे, PH3 से। इसका आर्डर NCERT में दिया हुआ है, इसका दिया हुआ आपका देखो 238.5 दिया हुआ आपका, और इसका दिया हुआ है 185.5 दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर दिया हुआ है, ठीक ना। तो याद रखिएगा PH3 इज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन BH3। एक बात और इसमें जान लीजिएगा आप लोग, NH3 की बात करेंगे तो NH3 क्या होता है आपका, यहाँ पे देखा जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट में। तो हम लोग बात करेंगे, एक बात और जान लीजिए इसके बारे में, NH3 के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या होगा आपका NH3 में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन क्या होती है, बॉन्डिंग होगा, सॉलिड एज वेल एज, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, क्या होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। तो क्या पूछा आपसे, करेक्ट आंसर। तो देखिए 338 बच्चों ने इसको गलत किया था, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ 59, लिया हुआ हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटेन टू प्रोपेनोइक एसिड, कैसे कन्वर्ट करेंगे ब्यूटेन टू ओन को प्रोपेनोइक एसिड के साथ। तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ब्यूटेनोन की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा CH3
CH2 आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ दिया हुआ आपका CH3 दिया। ब्यूटेनॉन को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे याद रखना हमको है, यहाँ पे देखो दिया आपका क्या, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्लिक I2 ऑब्लिक H प्लस आयन। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, NaOH ऑब्लिक I2 ऑब्लिक H प्लस के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का यही किसमें चेंज हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड में। यहाँ से बांड टूट जाएगा, यहाँ से बांड टूटने के बाद क्या हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें हम लोग, यहाँ पे CH3, यहाँ हो जाएगा आपका क्या CH2, और इस पर क्या हो जाएगा आपका C, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH। तो क्या होगा आपका, देखो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा CHI3। आयोडोफॉर्म टेस्ट में भी आपका CHI3 की बात करेंगे, थोड़ा और अच्छा लिख देते हैं CHI3 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो का प्रोपेनोइक एसिड बन गया, तो आपका किसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका NaOH ऑब्लिक I2 ऑब्लिक H प्लस आयन। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए 540 बच्चों ने गलत किया था, और पेज नंबर आपका दिया हुआ है 12th में आपका दिया हुआ है 270 पेज पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। दिया हुआ है कन्वर्ट कैसे हो रहा है, यानी देखो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन NaOH ऑब्लिक I2 ऑब्लिक H प्लस आयन। ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा क्या, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और सर के मुहिम के तहत हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, कर भी रहे हैं, कितने कितने क्वेश्चन हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ 55, दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड रेन की बात करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड रेन की हम लोग बात करेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ एसिड रेन की बात किया गया, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो इसका निकालेंगे, देखो नाइट्रिक एसिड में इसका निकालेंगे तो इस पर कितना आएगा आपका प्लस का 5 आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड में इस पर कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1, यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस का 4 आ जाएगा। तो देखो प्लस का 6 पूछा क्या, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड रेन की बात करेंगे, तो एसिड रेन तो जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होता है, और वही एसिड रेन में आपका मैक्सिमम होगा आपका। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड रेन आपका प्रेजेंट होगा इसमें। देखिए 462 स्टूडेंट ने इस पर गलत किया था, और पेज नंबर आपका दिया हुआ है आपका 11th के, आपके देखिएगा 410 पे आपका दिया हुआ आपका है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड रेन की बात करेंगे हम लोग। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ आपका 62 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 510 बच्चों ने, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गिव रॉन्ग आंसर टू दिस क्वेश्चन, 510 बच्चों ने वो गलत किया था। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, व्हेन कॉपर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर हैविंग CO2 it is superficially coated with a green layer of। तो हम लोग बात करेंगे तो देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, यही क्या होता है आपका मैलेकाइट होता है। क्या होता है आपका मैलेकाइट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मैलेकाइट। मैलेकाइट होता है, ये ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का होता है। जब ग्रीन कलर का होता है मैलेकाइट, और इसको बोलते हैं हम लोग का बेसिक, हम लोग क्या बोलते हैं बेसिक, क्या बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर क्या बोलते हैं हम लोग कार्बोनेट, बेसिक कॉपर हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। और यही देखिए हमने लिखा हुआ है कि ग्रीन कलर का लेयर, तो यही होता है आपका CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग मैलेकाइट बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन कलर की लेयर पाई जाती है, इसलिए इसको लोग क्या बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। और ये पेज नंबर आपका दिया हुआ है 12th में आपका दिया हुआ है
आपका 167 पेज पे दिया हुआ आपका 167 पेज नंबर दिया हुआ आपका, पेज नंबर पे दिया हुआ आपका, ठीक ना। तो देखो 510 बच्चों ने गलत किया था। कापर इसको बोलते हैं CuCO3 द CH को होल्ड ट्वाइस मैलेकाइट, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है 75 क्वेश्चन, जिसको 421 बच्चों ने गलत किया था। देखते हैं क्यों गलत हुआ था। देखिए दिया हुआ द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 2A gives B plus C is 2 into 10 to the power minus 3 at a given time. The composition of reaction mixture is A is equal to B is equal to C is equal to क्या दिया आपका 3 into 10 to the power minus 4। मोलरिटी दी हुई है। इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें ये जानना हमको है कि इसमें हम लोग जानना कि Q रिएक्शन क्वांटिटेंट Q इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C दिया हुआ आपका है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में कौन कौन सा आपका है, B का कंसंट्रेशन इंटू C का कंसंट्रेशन अपान, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, A के कंसंट्रेशन का आपका क्या है, स्क्वायर है। अब हम लोग जानने की कोशिश करते, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। बी की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए बी एंड सी की वैल्यू और ए की वैल्यू तीनों की क्या है, बराबर है। यहाँ पे क्या दिया आपका ए की, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखो यहाँ से ये दोनों से दोनों क्या दोनों कट जाएंगे, जब कट जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 1 आएगी। अब Q की वैल्यू तो कितनी आई, Q इज इक्वल टू कितना आपका आ गया, आपका 1 आ गया। यहाँ पे देखिए Kc की वैल्यू दिया हुआ है, Kc इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 आपका दिया हुआ आपका। देखो ये वैल्यू 10 माइनस का 3 में है, मतलब वैल्यू बहुत कम है। जब वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो Q क्या होगा आपका, ग्रेटर देन Kc हो जाएगा। जब Q ग्रेटर देन Kc हो जाएगा तो रिएक्शन किधर जाएगी आपकी, रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। किधर होगा आपका, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। रिएक्शन किधर होती है, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। याद रखिएगा Q ग्रेटर देन Kc की बात करेंगे तो आपका रिएक्शन किधर होगा, आपका प्रोसीड रिवर्स डायरेक्शन में होगी। एक बात और याद रखना है कि अगर Q ग्रेटर देन Kc है तो रिएक्शन प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर Q इज इक्वल टू Kc है तो इक्विलिब्रियम पे होता है, और Q लेस देन Kc होगा तो रिएक्शन किधर जाएगी आपकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ आपका एक रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Kc हो जाएगा। और दिया रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, Q लेस देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, Kc हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या, हमें देखो यहाँ पे Q की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे Kc की वैल्यू बहुत कम है, तो इस वजह से रिएक्शन किधर जाएगा आपका, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर। ये पेज नंबर दिया हुआ आपका दिया हुआ है आपका 11th में 206 पेज पे दिया हुआ है। पेज नंबर आपका दिया हुआ है 206 में 11th NCERT के, ठीक ना। देखिए 421 बच्चों ने इसको गलत किया था। राइट आंसर इज द फर्स्ट आंसर। कैसे हो रहा है डिटेल हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सेसिवली बाई SN1 मैकेनिज्म की बात किया इन्होंने, ठीक है ना। तो पूछा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 में कौन देगा। तो हम लोग जानते हैं इसको, हम लोग क्या करें, देखिए इसको लिखा हुआ इथाइल क्लोराइड, मतलब क्या होगा आपका C2H5Cl दिया हुआ है। आइसोप्रोपाइल, तो इसका मतलब आइसोप्रोपाइल क्या होगा आपका, यहाँ पे हम लोग देखते हैं CH3, यहाँ पे दिया हुआ है CH, यहाँ पे CH3 आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे आइसोप्रोपाइल। अब दिया हुआ आपका क्लोराइड, तो यहाँ पे देखो क्या दिया आपका, फिर क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है आपका C6H5Cl हो जाएगा। और बेंजोइल क्लोराइड की बात करेंगे तो क्या होगा आपका C6H5CH2Cl की बात करेंगे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि SN1 मैकेनिज्म कौन देगा।
याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें हम क्लोरीन को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम यहाँ ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर, बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन अदर बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन अदर ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू क्या होगा आपका, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और समझना हमको ये है कि इसका अगर आपसे आर्डर पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे, आर्डर, तो इसका आर्डर क्या होगा। देखिए, हम लोग बात करेंगे बेंजाइल कार्बोकेटाइन, तो फर्स्ट फोर्थ, देखो बेंजाइल कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, यहाँ पे देखिए 2 डिग्री एलिफैटिक कार्बोकेटाइन है, तो क्या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो क्या होगा आपका CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया आपका, देखो यहाँ पे दिया इथाइल क्लोराइड, तो क्या होगा आपका CH3, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा आपका C6H5 पे पॉजिटिव चार्ज। क्यों होगा, इसको हम लोग ऐसे देख लें, C6H5, ये इसको क्या, देखो किसी भी बेंजीन रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होता है, आपका अनस्टेबल हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका आर्डर भी आपका क्या हो जाएगा, आपका देखो बेंजोइल क्लोराइड, फिर क्या होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, फिर क्या होगा आपका इथाइल ब्रोमाइड, फिर क्या होगा आपका क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेंजोइल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 321 स्टूडेंट ने इसको गलत किया था, और ये NCERT पेज नंबर दिया हुआ आपका है, याद रखिएगा 12th NCERT में दिया हुआ आपका है 305 पेज पे, 305 पेज नंबर पे दिया हुआ आपका, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ आपका है 61 क्वेश्चन को इन्होंने 423 स्टूडेंट ने इसको गलत किया था। तो आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा और कैसे होगा। देखिए लिखा हुआ अमीनो एसिड्स यूजुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटर्स आयन, दिस मीन्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या, हम लोग बात करेंगे ज्यूटर्स आयन की बात करेंगे, तो अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका NH2CHRCOOH। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्यूटर्स आयन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा आपका, इसका एक H आयन, इसका एक H आयन इसके पास चला जाएगा और क्या हो जाएगा आपका NH3 प्लस CHRCOO माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, क्या गया कि क्या होगा ज्यूटर्स आयन में जब कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, ज्यूटर्स आयन में। जब ज्यूटर्स आयन में अमीनो एसिड तो पूछा गया है इसमें द बेसिक ग्रुप NH2 एंड एसिडिक ग्रुप COH, नहीं, इसको बनाने ज्यूटर्स आयन बनाने के बाद हमको देखना है कि बेसिक ग्रुप कौन सा होगा आपका COO माइनस होता है, और एसिडिक ग्रुप कौन सा होगा आपका, देखो CH3 प्लस है, जो क्या करे प्रोटॉन को क्या करे आपका एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा आपका, इसमें थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात और इसमें जानना हमको है कि NH3 प्लस की बात करेंगे, NH3 प्लस क्या होता है आपका एम्फोप्रोटिक होता है। क्या होता है NH3 प्लस, एम्फोप्रोटिक होता है, मतलब एसिड प्लस बेस दोनों की तरफ बिहेव करता है। और इस क्वेश्चन में हमको ये जानना था कि ज्यूटर्स आयन की बात करें, ज्यूटर्स आयन बनाने के बाद हमको देखना है, देखिए यहाँ पे COO माइनस है,
जब COO माइनस होगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये किसकी तरह बिहेव करेगा आपका, बेसिक ग्रुप की तरह, बेसिक ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और आपका NH3+ किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका एसिडिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, द बेसिक ग्रुप COO माइनस एंड एसिडिक ग्रुप NH3+। ठीक है ना। तो आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे 127 है। और एक बात और ध्यान रखना है, इसमें पेज नंबर दिया हुआ आपका है 12th में दिया हुआ आपका पेज नंबर आपका 422 पेज पे दिया हुआ आपका पेज नंबर। तो यही हमारा 10 का दम था। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, इसको फिर से देखिएगा और एनालिसिस करिएगा कि कहाँ हमने क्या गलती की थी और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं 10 कदम का सेशन। और आज हमारा पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 13, जो कि 6 जनवरी 2023 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन वो दोनों में कनेक्ट हुआ था। आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। और उससे पहले अपने सीनियर साथी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का एक्सप्लेन काफ़ी अच्छा किया है और आप लोग अच्छे से उसको सीख सकते थे और देख भी सकते थे। बहुत कुछ सिखाया है संगम सर ने और शैलेंद्र सर ने अपने सेशन में, कुछ बारीकियां सिखाई हैं, कुछ और ही बातें जो पेपर में छिपी हुई थी। तो उससे आपको एक नया अप्रोच और नया तरीका मिलता कि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो हम इस तरह से। इसलिए अपने सीनियर साथी शैलेंद्र सर और संगम सर को विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे उनके बेहतर और शानदार एक्सप्रेशन के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का सबसे पहले हमारे डायरेक्टर सर का लोगो, शिक्षा का अधिकार सभी को, पढ़ने का अधिकार सभी को। और उसके बाद अब हम लोग का ये क्वेश्चन 10 कदम का सेशन। ठीक, सबसे पहला अब हम लोग एक करके सभी क्वेश्चन को देखते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारे सामने है क्वेश्चन साइकस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, साइकस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पाइनस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पाइनस। प्यारे बच्चों, ये सवाल गलत इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी में पूरा सेंटेंस देखते नहीं हो। सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट तो आपको याद रहता है, लेकिन आपको ये याद नहीं रहता कि क्या आगे लिखा क्या पीछे। और पहले ये सवाल बिल्कुल सही था, मैं बता दूं, पहले ये सवाल बिल्कुल सही था, लेकिन बाद में इसको मैंने ही चेंज किया। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है चेंज करने की, कलाकारी करने की, इसलिए पाइनस ये गड़बड़ हो गया। अब द कोहेशन एंड कैपिलरिटीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, नहीं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है भाई, फिजिकल, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्यों? कोहेशन का मतलब होता है सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन। ठीक, अट्रैक्शन, वाटर की छोटी छोटी बूंदें आपस में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बड़ी बूंद बना लेती थी। ठीक, तो ये जो वाटर की छोटी छोटी बूंदें हैं ये आपस में जुड़ती थी और बड़ी बड़ी बूंदें बना लेती थी। क्यों? इनके बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन होता था, म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक, और यही म्यूचुअल अट्रैक्शन ही अब क्या है? कोहेशन। और कोहेशन ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। अब ध्यान से देखिए, पहले भी ये H2O था और अभी भी H2O है। इसका मतलब वाटर का नेचर चेंज नहीं हुआ है। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब वो होती है कि वाटर किसी से रिएक्शन करे और रिएक्शन करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाए। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। और कैपिलरिटी का मतलब ये होता है कि किसी पतले ट्यूब में पानी का फ्लो करना। आपने देखा होगा छोटी पाइप में, नली में जो पानी चल जाता है तो उसी को बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक, तो ये दोनों गड़बड़ थे भाई, इसलिए आंसर विल बी फास्ट। ठीक, और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 483 बच्चों ने इस सवाल गलत किया भाई। मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है कि बच्चों का ये सवाल गलत इसीलिए हुआ कि उन्होंने जल्दी सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा, तो ये नहीं होना चाहिए था। ठीक, पहले सही था, बाद में इसको मैंने चेंज किया, तो आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका बायोमैग्निफिकेशन से है, पहली बात। और ये पोल्यूशन में दिया हुआ वाटर पोल्यूशन का एक केस है। अभी सर जी बायोमैग्निफिकेशन है क्या? कहते हैं ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम में, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम में किसी भी पोल्यूटेंट का लगातार ग्रेजुअली कंसंट्रेशन बढ़ना ही बायोमैग्निफिकेशन है। जनरली हम इसकी बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए करते हैं। और जिसका एग्जांपल आपकी बुक में मरकरी
और DDT दिए हुए हैं और क्वेश्चन जो है वो DDT के रेफरेंस में है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेजुअली कंसंट्रेशन बढ़ना किसी पोल्यूटेंट का, और नॉर्मली जनरली जो हम बात करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए करते हैं, ठीक। तो कहते हैं इसी को बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। आपको पता है फिजिक्स में पढ़ा होगा मैग्नीफिकेशन, या इसी को बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, ठीक। तो ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल। अब आपकी बुक पे जो डेटा दिए हुए हैं वो ये दिया हुआ है कि अगर आप सर जी वाटर कंसीडर करें, और ये वाटर पोल्यूशन का केस था, तो वाटर में अगर DDT की जो कंसंट्रेशन है वो 0.003 ppb। अब सर जी ये ppb क्या है, ये है पार्ट्स पर बिलियन, और इसके बाद ये पानी फाइटोप्लैंक्टन में जाएगा, ठीक, फाइटो, और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 0.003 ppm है, ठीक। और उसके बाद जूप्लैंक्टन, क्यों, क्योंकि भाई जूप्लैंक्टन इसे खाएगा तो उसमें 0.04 ppm, और इसे स्मॉल फिश खाएगी, स्मॉल फिश, ठीक है, इसमें 0.5 ppm, और उसके बाद इसे लार्ज फिश खाएगी। आपको पता ही है कि फिश एक इकोसिस्टम में एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल पर रखी जा सकती है, तो यहाँ 2 ppm, और इसे खाएगा फिश ईटिंग बर्ड, और फिश ईटिंग बर्ड आपकी बुक में डायग्राम बना है, वहाँ पर ये 25 ppm है। और आपके PYQ 2016 आपने पढ़ा हो, नीट का आंसर खोल के देखिएगा तो इसका नाम उन्होंने सीगल पूछा हुआ है भाई, कि फिश ईटिंग बर्ड क्या होती है, सीगल। तो आप देख रहे हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल तो ये है प्रोड्यूसर, और उसके बाद यहाँ से कंज्यूमर शुरू हो जा रहे हैं। तो 0.03 ppm से आप चले थे और तकरीबन 25 ppm तक ये रीच कर गया। यही है बायोमैग्निफिकेशन। मैं क्या बता रहा हूँ, लगातार ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल किसी पोल्यूटेंट का ग्रेजुअली कंसंट्रेशन बढ़ना ही बायोमैग्निफिकेशन है। इसी का दूसरा नाम बायो कंसंट्रेशन है, तीसरा नाम बायो एम्प्लीफिकेशन है। हो सकता है मैंने बायोमैग्निफिकेशन के नाम से पूछा है, आगे भविष्य में पेपर बायो एम्प्लीफिकेशन के नाम से मिले, बायो कंसंट्रेशन के नाम से मिले, क्यों, क्योंकि पेपर बनाने वाला तो मैं ही हूँ, ठीक। तो आपका क्वेश्चन कहां से है, जूप्लैंक्टन टू लार्ज फिश। ध्यान से देखिए, ये रहा आपका जूप्लैंक्टन और वो रही लार्ज फिश, तो 0.02 ppm से 2 ppm। अगर क्वेश्चन आपका यहां से होता फाइटोप्लैंक्टन टू लार्ज फिश, तो आंसर थर्ड जाता। कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, मैं तो पूछने वाला मैं ही हूं, तो हो सकता है आगे आपको स्मॉल फिश से लार्ज फिश मिले, लार्ज फिश से फिश ईटिंग बर्ड मिले, जूप्लैंक्टन से फिश ईटिंग बर्ड मिले, कुछ भी मिले। मैं क्या बता रहा हूं, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ भी। कहां से शुरू करेंगे, कहां खत्म करेंगे, तो इसलिए 2 आंसर मिले फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको ये मालूम था कि क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में जो कंपाउंड बनते हैं उनमें बनने वाले कार्बन के कंपाउंड की संख्या 654 होती है, ठीक है, 654। अब ये 654 क्या है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड, 5 कार्बन वाला और 4 कार्बन वाला। तो 6 कार्बन वाले कंपाउंड की संख्या कौन कौन सी है, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, मतलब टोटल 4 कंपाउंड बनते हैं इसके, टोटल 4 कंपाउंड। और 5 कार्बन वाला कंपाउंड तो सर जी सिर्फ एक ही है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। और 4 कार्बन वाले कंपाउंड इसके बाद के हैं, सक्सिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। तो ये कंपाउंड 4 कार्बन वाले हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ऑस्टाइल कोएंजाइम में तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, क्यों, क्योंकि पायरुविक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है। जब भी क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोसिलिक प्रक्रिया में डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो एक कार्बन तो कम हो ही जाता है, ठीक। तो ये 2 कार्बन हो गया। मैं पहले बोल रहा हूँ कि सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है, और अल्फा कीटो जो है ये 5 कार्बन है, और सक्सिनिक एसिड तो केवल एक सही। आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तो एक ये गड़बड़ है, एक ये गड़बड़ है, और एक ये गड़बड़, तो A B C 3 गलत थे, आंसर विल बी सेकेंड, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में बनने वाले कंपाउंड जो होते हैं वो अलग अलग कार्बन संख्या के होते हैं। 6 कार्बन वाला बनता है, 5 कार्बन बनता है, 4, टोटल 10 कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। ये संख्या नहीं है, संख्या इनकी देखिए 6 वाले का 4 होता है, 5 वाले का 1 बनता है, और 4 कार्बन वाला 5 बनता है, टोटल 10 कंपाउंड बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए,
आपको पता कॉमन सेलिजम कुछ नहीं सर जी, ये +0 का इंटरेक्शन होता है। ये क्या है? एक प्रकार का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। जब आप कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी में एक से ज़्यादा स्पीसीज होती हैं, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से पैरासाइटिज्म से जुड़ सकती है। आपने पता कि पॉपुलेशन म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म, पैराडिशन, एमेंसेलिज्म, कॉमन सेलिजम, तो उसका एक एग्जाम्पल है पॉपुलेशन इंटरेक्शन का कॉमन सेलिजम। एक को बेनिफिट होता है, ये जो प्लस का सॉब्रिक्यूट बना हुआ है साइन, एक को बेनिफिट होता है और एक को कोई नॉट अफेक्टेड, मतलब ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, जिससे पहला ऑर्किड और मैंगो तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इग्रेट एंड कैटिल होता है भाई, इग्रेट और कैटिल। आपने कभी देखा हो ध्यान से, गाय जब चलती है, गाय भैंस या कैटिल जो होते पशु, वो चलते हैं तो वहाँ की जो छोटी मोटी घासें होती है उससे उस वेजिटेशन को धीरे हल्का हल्का साफ करते हैं, तो जिससे जो इग्रेट होता है उसे इंसेक्ट को पिक करने में आसानी होती है। लेकिन गाय को कोई फायदा नहीं होता इग्रेट से, लेकिन इग्रेट को उससे फायदा होता है। बात को समझिए, ये तो ठीक है। और सिल्वर फिश की जगह पर ये क्लोन फिश होता है, ठीक। और ये आपकी बुक में लिखा है कि क्लोन फिश जो होती है इसमें जाकर के बैठ जाती है इसके टेंटिकल के अंदर, ठीक, तो इससे ये पेटा से बच जाती है, लेकिन इस एडम से कोई फायदा नहीं होता, तो ये भी गड़बड़ है। अब बार्नेकल और बैलेनोप्टेरा होता है भाई, ठीक है, बैलेनोप्टेरा ये वेल है और ये इसकी पीठ पे जाके बैठता है, इससे इसको कोई फायदा नहीं होता, तो ये तीनों गड़बड़ हैं। ये आपकी बुक में लिखा था, इग्रेट और कैटिल का एग्जाम्पल था, इंटरेक्शन था, क्लोन फिश एडम्सिया का, अब बार्नेकल और बैलेनोप्टेरा का, तो सही तो केवल ए ही है, ओनली ए, ठीक है। तो कॉमन सेलिज्म क्या है? एक प्रकार का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। इसमें एक स्पीसीज को या एक जीव को जो होता है पूरा तरह फायदा होता है, एक को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये सवाल गलत क्यों हो गया, आप पहचान नहीं पाए भाई। ये तो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, इसमें कोई शक नहीं, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है। पहली बात, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ये क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस, और यही है इसका एग्जाम्पल गॉबलेट सेल है। इतनी जानकारी इस बुक इससे हमें लग गई। अब देखिए हमारा क्वेश्चन केवल इससे नहीं है कि ये मल्टी सेलुलर की यूनिसेलुलर, इससे भी है कि ये है क्या। तो मल्टी सेलुलर के तो ऑप्शन पहले गए काम से, और सलेवरी ग्लैंड जो होती है ये मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है, तो ये भी गया काम से और ये भी गया काम से। अब देखिए आपके पास बचा केवल एक ऑप्शन, यूनिसेलुलर ग्लैंड है, उसका एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स है। ये म्यूकस सीक्रेट करती है और ये एचडीपीएस से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बचाती है डाइजेशन में, ये बात याद रखिए। तो सबसे पहले इसको पहचाने, यूनिसेलुलर ग्लैंड है, म्यूकस सीक्रेट करती है, गॉबलेट सेल्स का एग्जाम्पल है। आंसर भी थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं भाई, ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है कि वाटर केवल रिलीज होता है, ठीक है, जब फास्फोग्लिसिक एसिड से फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनता है तो वाटर रिलीज होता है। CO2 और ऑक्सीजन ना तो रिलीज होते हैं, नॉट रिलीज, और नॉट यूटिलाइज डायरेक्टली, ना तो यूटिलाइज होते ना रिलीज होते, लेकिन ATP जो होता है वो रिलीज भी होता है और यूटिलाइज भी होता है। ये तो आप जमाने से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई यूटिलाइज भी होता है और रिलीज भी होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ठीक। तो अब देखिए ATP यूटिलाइज होता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फास्फेट ATP यूटिलाइज होता है, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट जो होता है तब यूटिलाइज होता है, और रिलीज होता है 1,3 बाई फास्फोग्लिसिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसिक बनता है तब रिलीज होता है, और 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक तो रिलीज होता है। तो मतलब यूटिलाइज भी होता है और रिलीज भी होता है। क्वेश्चन यूटिलाइज और रिलीज के बेस पे था, तो इसका आंसर नन गया है। और अगर मान लीजिए पूछा जाता कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल है जो रिलीज भी नहीं होते यूटिलाइज भी नहीं होते, तो ऑक्सीजन और CO2 होता आंसर। हो सकता है भविष्य में आपको पेपर मिले तो रिलीज और यूटिलाइज दोनों नहीं होते, CO2 ऑक्सीजन, केवल रिलीज होता ऑक्सीजन और यूटिलाइज होता तो ATP। अब देखिए ये सवाल क्यों गलत हो गया बच्चों का, क्योंकि ये एक्चुअली में 2 चैप्टर्स का क्वेश्चन है। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का भी है और आपके बायोटेक का भी है। क्यों? आपको पता है कि VNTR का फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक,
ये तो इसका फुल फॉर्म है, पहली बात, ये इसका फुल फॉर्म है और ये इस्तेमाल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ये आपको पता है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है और ये एक प्रकार का प्रोब है। ठीक, इतनी जानकारी आपकी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में दी हुई है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इतनी जानकारी आपकी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में दिया हुआ है कि ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है और ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, ये प्रोब है। लेकिन प्रोब है क्या, ये बात आपके बायोटेक के चैप्टर में लिखी हुई है कि प्रोब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो सकते हैं, तो ये बात लिखी है मॉलिक्यूलर बेसिस में। तो आपको पता है कि जब ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, ठीक, तो ये दोनों तो आपको पता ही है भाई कि ये तो न्यूक्लिक एसिड है। तो क्या हम एक्चुअली में कह सकते हैं कि VNTR एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी था और यही क्वेश्चन आपके बायोटेक से भी था। ठीक, तो VNTR एक प्रकार का प्रोब है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है और प्रोब होते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो जाहिर सी बात है कि ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, ये तो आपको ठीक से याद होना चाहिए थी कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो होता है वो RBC और प्लाज्मा दोनों में होता है। पहला क्वेश्चन, प्रेजेंट दोनों में होता है लेकिन कंसंट्रेशन और अमाउंट वेरी करती है। RBC में वेरी हाई होता है, हाई कंसंट्रेशन, और प्लाज्मा में वेरी लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ मैंने बाद में इसको चेंज किया, ये दोनों गड़बड़ है। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कार्बोनिक एंड प्लाज्मा में होता है कि RBC दोनों में होता है, लेकिन इनका अमाउंट और कंसंट्रेशन वेरी करता है, वहाँ हाई है यहाँ लो है, दोनों गलत है। आंसर विल बी फर्स्ट। अब ये फास्टेस्ट एंजाइम है, फास्टेस्ट एंजाइम है ये, ठीक, और इसका टर्नओवर नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है भाई, टर्नओवर नंबर हाई होता है। दूसरा, और ये प्रमोट करता है इस रिएक्शन को, CO2 प्लस H2O, ठीक है, और H2CO3, यहाँ पर ये कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को। तो ये फास्टेस्ट एंजाइम है, हाई टर्नओवर नंबर है, RBC और प्लाज्मा दोनों में पाया जाता है। RBC वेरी हाई कंसंट्रेशन, प्लाज्मा वेरी लो कंसंट्रेशन। आंसर विल बी फर्स्ट। अब देखिए, बच्चों को वैसे तो ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं कि भाई कैपिटल R कैपिटल Y वाला हमें एक दिखा था, ठीक, लेकिन ये इसका बहुत ही ओल्ड फैशन है, बहुत ओल्ड तरीका है कि हमने याद कर लिया कैपिटल R कैपिटल Y भाई एक होता, हमने याद कर लिया, लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट संडे को आपका जेनेटिक्स का टेस्ट है, इसलिए मैं यही सब कुछ सिखा देता हूँ। ये एक होता है और आपको पता है कि 1/16 इंटू 100 कितने आ गए, 6.25%। अब देखिए, कोई भी आपको जीनोटाइप दे दिया जाए, ठीक, कोई भी दे दिया जाए, जैसे कुछ भी दे दिया जाए, तो कैसे हम एग्जैक्ट बिना याद किए हुए, बिना रटे कैसे निकालेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज आप लोग सीख लें, आगे काम आएगा। ठीक, मतलब बनते तो 9 टाइप्स के हैं, लेकिन मैं आज बता देता हूँ। देखिए, आपको पता है कि ये एक कैरेक्टर है और ये एक कैरेक्टर है, क्यों, ये राउंड है और ये येलो है, ये कलर का कैरेक्टर है और ये शेप का है। तो जब होमोजाइगस लिखा होता है तो हम 1 लेते हैं, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 1, और एक कैरेक्टर के होते हैं 4 प्रोजनी है, तो आपको पता है, और मल्टीप्लाइड बाई 4 हमेशा ऐसे ही करेंगे, 1/16। क्या ये ऐसे ही नहीं लिखा है, 16 पुनेट स्क्वायर में आपका यही था 1/16। अब देखिए, हेट्रोजाइगस को हम 2 लेते हैं, 2/4 इंटू 2/4, ठीक, ये हो गया 4/16। आप ध्यान से भी सेशन खत्म होने के बाद देखिएगा, ये वाला जो जीनोटाइप था ये 4 है, ठीक, और इसको देखिए, ये 2 होता है, 2/4 इंटू ये 1/4, दैट इज 2/16, ठीक, और ये 1/4 और ये देखिए 2/4 और दैट इज ये हो गया 2/16, ठीक। तो ये आपका इस तरीके से आप करेंगे तो कोई भी जीनोटाइप मिल जाए। हेट्रोजाइगस को 2 लेते हैं, 2/4 एक कैरेक्टर के लिए, और ये भी हेट्रो 2/4 निकल जाएगा। कोई भी परसेंटेज देंगे हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। एक बात समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसी 1 में निकाली जाती है, परसेंटेज 100 में निकाला जाता है। हो सकता हो आगे आपको क्वेश्चन मिले कि 1200 इंडिविजुअल में कितने इस प्रकार के जीनोटाइप वाले होंगे। हो सकता हो आगे आपको जेनेटिक्स में क्वेश्चन मिले कि 2000 इंडिविजुअल बताइए कितने कैसे होंगे।
तो 16 1/16 आपको याद होना चाहिए। और जितने इंडियन पूछा जाएगा, मान लीजिए 2000 में पूछा जाए, ठीक, पूछेंगे आउट ऑफ 2000 सीड पॉपुलेशन हाउ मेनी नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ सीड, कुछ नहीं 1/16 करेंगे और 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज 100 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। क्वेश्चन आपका परसेंटेज में था, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके इसको निकाला है। ठीक है, तो ये आपका तरीका जब हेटेरोजाइगस दिया जाएगा तो 2/4 क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये एक कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर मतलब मोनोहाइब्रिड। ठीक, और एक बात और समझ लीजिए, हमेशा मोनोहाइब्रिड जो होते हैं वो 3:1 में ही असॉर्ट होते हैं। ये बात अब देखिए, आपको पता है कि 9 जो होते थे वो येलो राउंड बने थे, येलो राउंड, ठीक, और +3 जो था वो ग्रीन रिंकल्ड था, ग्रीन रिंकल्ड, ये तो आपको पता है। 9 येलो राउंड और 3, और उसके बाद देखिए येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड, और आपका देखिए 3 ग्रीन राउंड बना था, ग्रीन राउंड, ठीक, और प्लस आपके 3 बने थे येलो रिंकल्ड, ठीक, येलो रिंकल्ड बने थे। अब देखिए, अब अगर आप येलो और ग्रीन को लोगे, येलो और ग्रीन को, तो देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर हो गए 12, ठीक है, मतलब देखिए येलो 9 है और 3 देखिए येलो, तो येलो हो गए 12, ये कलर का हो गया। अब अगर आप ग्रीन यहाँ 3 है, ठीक है, और 3 देखिए ग्रीन यहाँ पर है और एक और ग्रीन हो गया, तो हो गए 4 ग्रीन, ठीक है, और एक हो गया ये ग्रीन रिंकल, ठीक, तो हो गए 4 ग्रीन। तो इसका मतलब अगर आप रेशियो निकालें तो कलर का येलो रेशियो ग्रीन, मतलब ये आ जाएगा 3:1, ठीक। और ऐसे ही देखिए आपका ये राउंड हो गया, 9 हो गए, 9 और 3 12 राउंड हो गए, ठीक, और 3 और 1 4 हो गया रिंकल्ड, ठीक, सेप का करेक्टर, तो भी 3:1 आ रहा है। तो हमेशा मोनो हाइब्रिड का जो रेशियो होता है वो 3:1 में ही असॉर्ट होता है। तो इसका मतलब अगर हम कलर से चलेंगे तो भी 3:1 आएगा और सेप से चलेंगे तो भी ये आएगा, ठीक। ये मैंने बता दिया कि 15 तारीख को आपका जेनेटिक्स का पेपर है, इसलिए ये तरीका निकालने का हमेशा जो होता है एक करेक्टर मोनो हाइब्रिड में, भले डाई हाइब्रिड हो टाई हाइब्रिड हो, हमेशा 3:1 के ही करेक्टर जो होते हैं वो असॉर्ट होते हैं, ठीक है। अगर मैं कलर से चलूँ येलो और ग्रीन तो भी देखिए 12 और 4 3:1 आ रहा है, और मैं सेप से चलूँ तो ही 12 और 4 3:1 आ रहा है। तो ये मैंने शॉर्टकट बता दिया कि जब भी आपको दिया जाए तो यहाँ पर 2/4 और एक बात और, अक्सर बड़ा कन्फ्यूजन होता है सर कि रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं, ठीक। जब तक क्वेश्चन में कुछ बोला ना जाए कि रिकॉम्बिनेंट्स क्या है, तब तक आप फिनोटाइप कंसिडर करेंगे, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि आपको रिकमेंड, तब तक आप फिनोटाइप कंसिडर करेंगे, ठीक। आप फिनोटाइप कंसिडर करेंगे तो आपको मालूम था कि 3 बने थे ग्रीन राउंड, ठीक है, और 3 बने थे येलो रिंकल्ड, ठीक, येलो रिंकल्ड। तो आप बोलते हो सर ये रिकमेंड कैसे, क्यों? रिकमेंड का मतलब होता है कि 2 पेरेंट्स के कैरेक्टर मिक्स हों आपकी प्रोजनी में। देखिए आप क्या पेरेंट्स लेके चले थे डायबिट क्लास में, आप लेके चले थे राउंड और येलो और ग्रीन और रिंकल्ड। अब देखिए राउंड एक पेरेंट से कैरेक्टर आया है और ग्रीन एक पेरेंट से कैरेक्टर आया है, रिंकल्ड एक पेरेंट से आया है और रिंकल्ड एक पेरेंट से आया, मतलब इनमें 2 पेरेंट्स के कैरेक्टर मिक्स हैं, इसलिए हम इन्हें रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। ये बात समझिए, ठीक है। जब तक आपसे ये ना कहा जाए क्या जीनोटाइप और क्या नहीं, तब तक आप यही कंसीडर करेंगे, और इसीलिए रिकॉम्बिनेंट्स की संख्या जो होती है वो 6 होती है भाई, ठीक। आगे याद रखिए क्यों इन्हें आप रिकॉम्बिनेंट बोल रहे हैं, क्योंकि येलो और राउंड एक पेरेंट था और ग्रीन रिंकल्ड एक पेरेंट था, तो इनमें मिक्स हुआ है कैरेक्टर, इनमें मिक्स हुआ कैरेक्टर, इसलिए ऐसा है, ठीक। तो आंसर है 3rd। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपके डाइजेशन में जो रिएक्शंस बने हुए हैं। अब देखिए प्रोटीन से पेप्टोन और प्रोटियोजेज, ये काम करता है पेप्सिन, ये रिएक्शन यहाँ से, और ये काम करता है आपका या तो ट्रिप्सिन भी ले सकते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। अब ये पेप्सिन कहाँ पर होता है भाई, गैस्ट्रिक जूस में, पहली बात। और निकलता कहाँ से, ये स्टमक में आता है चलती रिएक्शन, और ये चलती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये होती है पैनक्रियाटिक जूस में, ठीक।
तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाले एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में होंगे और इसको करने वाले गैस्ट्रिक जूस। तो अब एक्स और वाई रेस्पेक्टिवली पूछा गया है, तो भले ही अब देखिए पहला एक्स इन गैस्ट्रिक जूस एंड वाई इन पैनक्रियाटिक जूस, अगर रेस्पेक्टिवली ना लिखा होता तो ये भी सही हो जाता भाई, ठीक। इसलिए आंसर थर्ड। अब इसके आगे देखिए, डाइपेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? डाइपेप्टाइडेज। और ये कौन से जूस में होता है भाई? इंटेस्टाइनल जूस में। हो सकता हो आगे आपको फिर भविष्य में पेपर मिले तो मैं एक एरो और आगे लगा दूं, ठीक। मान लीजिए मैं वाई की आगे यहाँ जेड लगा दूं, ठीक। तो जेड किस जूस में होगा? तो आएगा इंटेस्टाइनल जूस। डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम, ठीक। तो प्यारे बच्चों, यहीं से हमारा सेशन खत्म हुआ। मेरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज के सवाल काफ़ी अच्छे थे, बहुत कुछ आप लोगों को शायद सीखने को मिला हो, ठीक। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और क्वेश्चन को जितने भी सवाल जो कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं उसको कॉपी में नोट करते जाइए, जो लाइन बाय लाइन है उसे वहीं सॉल्व कर लीजिए। और कोशिश करिए कि जिस दिन पेपर हो उस दिन सोने से पहले वो पेपर लगभग बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स आपकी सॉल्व हो जाए, ठीक है। 24 घंटे के अंदर वो पेपर आपका सॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि पेपर लगातार लगे हुए हैं, अगले पेपर के करने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। ओके, बाय बाय।